अगला दिया है 3.1, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब अधिकांश यूरोपीय देश आर्थिक रूप से क्या हो गए, कमजोर हो गए थे और वह आर्थिक मंदी की पूरी तरह से प्रभावित हुई। इस कारण वह रूसी क्रांति से बढ़ते समाजवादी व साम्यवादी मजदूर आंदोलन के कारण हर एक देश में समाज की जो आंतरिक तनाव था वह बढ़ गया था और हर देश के सामने वह समस्या थी कि किस तरह यह रास्ता चुने और उस देश की विचारधारा और सामाजिक तबके का वर्चस्व किस तरीके से रखें। तो उन दिनों 3 प्रमुख विचारधारा अपनाने चाहते थे, जिसमें उदारवादी लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और दक्षिण पंथ की विचारधाराएं। जैसा कि समाजवाद और साम्यवाद का अर्थ है, जैसे समाजवाद जब किसी एक आर्थिक सामाजिक के अंतर्गत व्यवस्था में जैसे धन संपत्ति स्वामित्व का वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन में रहता है, या उसकी जो बुनियादी प्रतिज्ञा जो है यह भी संपदा जो उत्पादन और वितरण समाज के राज्य के हाथों में होना चाहिए, जिसे हम समाजवाद कह सकते हैं। जैसे साम्यवाद है तो साम्यवाद का अर्थ होता है कि सामाजिक राजनीतिक जो दर्शन है या इसके अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में होनी चाहिए जिसमें संरचनात्मक स्तर का एक समान मूलक होना चाहिए। इसमें वर्ग विहीन मतलब किसी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं होना चाहिए और सभी को समान रूप से ऐतिहासिक आर्थिक वर्चस्व का प्रतिमान करना चाहिए और उत्पादन के साधनों पर क्या करना चाहिए, इन्हें समुचित रूप से समान अधिकार देना चाहिए। जैसा कि उदारवादी लोकतंत्र तानाशाही के खिलाफ तो थे, लेकिन संवैधानिक सरकार क्या थे, इनके पक्ष में तो था, जिससे चुनाव के माध्यम से क्या करते थे, सरकार का गठन तो होता था, लेकिन सरकार चुने गए जनप्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी थी, जिससे क्या होता था, नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से क्या थे, सुरक्षित थे और सारा सरकारी कामकाज किसके था, कानून के अनुरूप होता था। इसका अर्थ सामाजिक अपघटक जो है वह सरकार द्वारा किया जाता था और वह सार्वजनिक बहस या इसके आधार पर भी नीति निर्धारण का महत्व दिया ताकि समाज की सहमति के आधार पर ही निरंतर विकास हो सके। जिसमें 1919 के बाद कई देश उदारवादी संविधान बने और उसके अनुरूप सरकार बनी, लेकिन व्यवहार से यह भी देखा गया था कि भ्रष्टाचार के माध्यम से जो धनी वर्ग थे वे क्या हो गए थे, हावी हो गए थे और चुनाव में जब जीते जनप्रतिनिधि वास्तव में क्या करते थे, वह प्रतिनिधित्व नहीं, जो कमजोर थे वो नहीं कर पाते थे प्रतिनिधित्व, लेकिन उदारवादी व्यवस्था और उन देशों में अधिक सफल थी जहां संपन्नता और सामाजिक तबकों के बीच टकराव कम था, जिसमें ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्या थे, शामिल थे। दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद। जैसे कि यूरोप में जब कई देशों में उदारवाद विरोध किए और आंदोलन भी हुआ था, तो इस देशों में एक बड़ा तबका मध्यम वर्ग मतलब अर्थ होता है ऐसे छोटे वर्ग का निर्माण जिसमें किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योग व्यवसाय आदि क्या हो गए थे, शामिल हुए थे और यह वर्ग जो है एक मध्यम वर्ग था जो बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध तो था, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण क्या हो गया था, मध्यम वर्ग की व्यवसाय घाटे का सामना करना पड़ता था और घाटे से उन्हें अत्यधिक समस्याएं हो रही थी। इस प्रकार 1929 की जो महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित वर्ग, जिसमें किसान की जमीन को नीलाम कर दी गई थी और छोटी दुकानों को क्या करते थे, कारोबार के लिए उपयोग में लिया गया, जिससे वह बंद हो गया और बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। 1925 में क्या हुई थी, विशेषकर 25 से 1929 की जो महामंदी के बाद जब मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप में सक्रिय होने लगा
था, तब यह आंदोलन जो है चुनावी लोकतंत्र और उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवाद जैसे सब बातों के विरुद्ध तो था, और साथ ही वह दूसरे देशों के विरुद्ध भी अति राष्ट्रवादी भी था। इस तरह वह विचार फाशीवाद विचार कहे जाने लगे, और इस आंदोलन का फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी ने क्या किया था, नई फाशीवाद पार्टी आरंभ कर दी। और फांसीवाद कई प्रकार के थे, मगर इनमें कुछ बातें सामने आई, जिसमें है वे अति राष्ट्रवादी थे, लेकिन वह जताते तो नहीं थे कि राष्ट्रहित एकमात्र सर्वोपरि ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए, समुदाय के बराबर होना चाहिए। वे हिंसा में बलपूर्वक या अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने पर भी विश्वास रखते थे। वे लोकतंत्र के विरोधी भी थे और फांसीवाद को यह मानते थे कि लोकतंत्र जो चुनाव है, कानून प्रक्रिया और नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है, और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन तानाशाही हित के लिए क्या है, आवश्यक है। जैसा कि राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर यह होता है कि जो राष्ट्रवाद एक देश के लोग की भावना, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, वे एक सीमा पर रहने वाले लोगों से जुड़े हैं, जिनका एक समान इतिहास व संस्कृति होती है। वे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में भी रहते हैं, लेकिन अति राष्ट्रवाद जो राष्ट्रवाद का क्या बोला जाए, बिगड़ा हुआ रूप है, जब किसी देश के लोग केवल अपने राष्ट्र के बारे ही सोचते हैं और दूसरे राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं, तब राष्ट्रवाद अति राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो जाता है। और फांसीवाद जो रहते हैं, ताकतें अति राष्ट्रवादी भावना से ही प्रेरित होती थी। जो फांसीवाद के लोग थे, वे एक मत तो था कि विकसित करना चाहते थे, लेकिन उनके तरीके और बातचीत ये सब क्या थे, परिवर्तन था, और वे युद्ध के और ताकत के दम पर क्या करना चाहते थे, व्यवस्था बनाना चाहते थे, और वे राज्य के असीम शक्ति देकर क्या करना चाहते थे, अपने आप हल निकल जाए यह चाहते थे, और उस प्रकार वह अति राष्ट्रवाद को अपनाना चाहते थे। फांसीवाद जो दल है, लोकतांत्रिक विरोधी थे, और वे लोकतंत्र की जगह एक दल और एक व्यक्ति के शासन की तानाशाही को स्थापित करना चाहते थे, जिससे वह लोकतंत्र भी स्थापित हो सके। जर्मनी में नाजीवाद, जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली, जिसमें नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसे संक्षेप में नाजी पार्टी कहते हैं, वह 1934 में क्या हुई थी, इनकी सत्ता तो आई थी, लेकिन 1924 से 1934 के बीच जो जर्मन ने निम्न मध्यम वर्ग में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती भी गई थी। इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया था। इसके कई कारण थे। जो पहला, जर्मनी वर्ग जो इनके लोकप्रियता तो लगातार बढ़ती गई, लेकिन पहला जो जर्मनी है, जिसमें लोग वर्साई संधि के जर्मन विरोधी शर्त से क्या थे, नाराज भी थे, असहमत भी थे, और जब उन्हें हर साल उनका हर्जाना विजयी देशों को देना पड़ता, तो उसके लिए उन्हें आत्मसम्मान को बहुत ही ठेस पहुंचती थी, और वे एक ऐसा नेता की तलाश करने लगे जो जर्मनी के लिए शक्तिशाली साबित हो। जर्मन के मध्यम वर्ग में जब 1929 पर और 1933 के बीच जब महामंदी अत्यधिक बढ़ी या प्रभावित हुई थी, तब जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन में आधे से भी कम रह गए थे, और ऐसे में बेरोजगार तेजी से बढ़ने लगे। तभी 1929 के पश्चात जब नाजी पार्टी की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई,
तब 1932 में चुनाव में नाजी पार्टी की संसद की सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी और दूसरी ओर समाजवादी साम्यवादी पार्टियां भी थी जो लगातार लोकप्रिय हो रही थी और रूस के तर्ज में वह समाज के मूलभूत परिवर्तन भी आई। उन्होंने अपने भाषणों में हिटलर के जो जर्मन आर्य नस्ल की विश्व की सर्वश्रेष्ठ बताता है क्योंकि वह वर्तमान की जो समस्या है उसको यहूदी को जिम्मेदार ठहराया और उनका कहना था कि यहूदी लोग जो प्रमुख उद्योग या बैंकों के मालिक थे वे साम्यवाद जैसे विचार फैला रहे थे और इस विचार के अंतर्गत वे जर्मन लोग को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराया और तभी इस बीच बड़ी संख्या में यहूदी व विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ता को मार डाला गया और उन पर भी भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया था, जिससे सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना और संस्थाओं को भी भंग करना शुरू कर दिया, जिससे फरवरी 1933 में संसद में लगी आग के लिए वह साम्यवादियों को दोषी ठहराया और सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार भी करवा लिया गया, जिससे 1933 में संसद से पारित जो अग्नि अध्यादेश भी जारी किया और सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया और जो नाजी शासन के अंत तक बना रहा। मार्च 1933 में जब इलेबेलिक एक्ट संसद की जब पारित हुआ था तब कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेश के जारी शासन चलाने पे निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे नाजी पार्टी और उससे संबंधित संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी शामिल थे। नाजीवाद शासन के जो अधीन समाज का एक राज्य। नाजीवाद का शासन यह था कि वह संकीर्ण जो विचारों को बढ़ावा देना एवं महिलाओं में क्या चाहते थे, वे घर में ही रहें और नस्लीय तौर से वह शुद्ध बच्चों को जन्म देने के लिए महिला मंड को प्रेरित किया, जिससे वह नाजी शासन ने कानून बनाकर विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या को 10% कर दिया था, जिससे नाजी शासन में 37% थी। और नाजी शासन का अर्थ होता है जिसमें सभी कला एवं साहित्य के काम को क्या करें, उनके विचार के अनुकूल रखें, जिससे तत्काल प्रतिबंधित कर दिया जाए। और नाजी शासन की पत्रकारिता पूर्ण रूप से नाजी सरकार द्वारा ही नियंत्रित हो, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नाजियों को महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और जर्मन इतिहास में महिमा मंडल किया गया, जिसमें विज्ञान के नस्ली विज्ञान को प्रमुखता को बढ़ावा दिया और साथ ही सभी यहूदी को अध्यापन कार्य के लिए मुक्त कर दिया गया था।